हाय बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एनएलएम का लेक्चर 5 और आज अपना टॉपिक है वेज कंस्टेंट। अभी पिछले जो लेक्चर लिए थे मैंने 3rd और 4th वो थे स्ट्रिंग कंस्टेंट एंड पुली कंस्टेंट। तो स्ट्रिंग कंस्टेंट में अपन ने इस तरह की बात करी कि ये आपका ब्लॉक है और आपका ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और आपका स्ट्रिंग आपकी लेंथ कांस्टेंट है, इनएक्सटेंसिबल है, तो इसकी वेलोसिटी v2 होगी। क्योंकि अगर v1 v2 अलग अलग होंगे तो रस्सी या तो स्लैक हो जाएगी या टूट जाएगी। इसी तरह से अपन आज ब्लॉक की बात करेंगे। तो पहले तो देखो, इस ब्लॉक के लिए दो कंडीशन है। दे आर कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि अगर ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों साथ साथ जा रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो मूव कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी वेलोसिटी v2 है, तो ये दोनों सेम होगी। क्या मैंने कहा मतलब है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस एक तो सबसे पहले दोनों बॉडी रिजिड होनी चाहिए, डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट हो, सपोज ये इस पे इधर है और ये पॉइंट है, तो इनके बीच में डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। क्योंकि अगर ये बॉडी में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीच में पार्टिकल के इस प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल गई, तो ये बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। और इसका अपना कंडीशन है रिजिड बॉडी। तो अपने परिभाषा है कि देयर आर रेगुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर रिजिड। तो इस केस में क्या है कि अगर रिजिड बॉडी है और दोनों साथ साथ चल रही हैं, तो उसके कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम होंगे। जैसे यहाँ v1 v2 है, सेम है। ऐसे अगर सपोज ये v1 वेलोसिटी है, अगर सपोज इसकी वेलोसिटी v1 है इधर और इसकी वेलोसिटी v2 इधर है सपोज, और ये पार्टिकल, तो लेकिन इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इस लाइन के कॉन्टैक्ट सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये θ1 है और ये सपोज θ2 है। तो ये इसके अंदर इस डायरेक्शन में इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम होंगे। एक इस तरह कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v2 cos θ2। तो v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2। इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिमेन सेम रहनी चाहिए। अगर ये नहीं रहेगी तो ये बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, ये कॉन्टैक्ट हट जाएगा। अपन ये चाहते हैं साथ साथ चले। तो यहाँ पे ये लिखा है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन जो भी है, या तो वेलोसिटी है और यह एक्सेलरेशन है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑब्लिक एक्सेलरेशन अलोंग परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट प्लेन। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलोंग परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट प्लेन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट ऑलवेज इक्वल और सेम। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया। जैसे ये आपका ये है, एक रिजिड v1 से इधर है इसकी वेलोसिटी सपोज किसी इंस्टेंट, और इसकी वेलोसिटी v2 इधर है, तो आपका इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो आप, प्लेन के अलोंग द परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसके अलोंग प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट v1 cos θ1, ये सपोज v2 θ2 बना रहा है, तो v2 cos θ2, तो ये हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर और ये दोनों सेम होना चाहिए। तो कंडीशन क्या हो गई, v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2। ये आपका रिलेशन होगा। तो आज अपन इसके अंदर 4-5 एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको ये इसी कंसेप्ट को याद रखना। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन, या वेलोसिटी तो वेलोसिटी, ये कंपोनेंट। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल अपन लेते हैं। सबसे पहले ये वॉल है, ये वॉल। अब ये इसको पुश कर रही है, मान लो इसका m1 मास है और ये m2 मास है। अब ये क्या मान लो सपोज v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये एंगल मान लो 37 है। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज रिलेशन v1 एंड v2।
व्हाट इज रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। देखो आप, तो सबसे पहले तो इस प्लेन को आप इधर रखो, अलग से बना लेते हैं। ये देखो, ये और ये आपका 37 है, इसको V1 को दिखा दो था, और ये आपका V2 इधर दिखा दो सीधा, और ये कितना है 37। मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस को मैंने बाहर निकाल दिया, ये V1 है और ये आपका इधर V2 है, परपेंडिकुलर V2। ये अब कंडीशन क्या है कि प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालने हैं, उनको सेम करना है। तो ये 37 है, इसका ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 37, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 53, तो ये भी 37 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 37। अच्छा, ये आपका 53, 37 और इसके ऊपर ये आपका 53 है बच्चों। V2 नीचे है, V1 हॉरिजॉन्टल है, और इस प्लेन के, ये प्लेन है कॉन्टैक्ट प्लेन है, इस कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर आपके सारे कंपोनेंट लेने हैं और उनको इक्वल करना है। तो ये आपका V2 है जो नीचे है, और ये 37 बना रहा है क्योंकि 53, तो आएगा V2 cos 37 इक्वल टू V1 कितना बना रहा है, V1 आपका बना रहा है 53, तो V1 53, इसको मैं मिटा देता हूं, V1 cos ऑफ 53, तो V2, अच्छा cos 37 की वैल्यू मैंने पहले बता चुका हूं, इसकी वैल्यू होती है 4/3, और V1 cos इसकी वैल्यू होती है 3/4, तो ये आ जाएगा 9V1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 16V2, तो ये रिलेशन बनेगा V1 V2 में, या V1 अपॉन V2 इक्वल टू 16/4। आपका V2 cos 37 इक्वल टू V1 53, 53 की वैल्यू 3/4 और V2 4/3, तो आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 16V2 इक्वल टू 9V1, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो आपको कुछ नहीं देखना, इस प्लेन को पकड़ना है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल करने हैं, वो ये कंसेप्ट होगा। एसिलेशन है तो एसिलेशन भी ले सकता है, V और वेलोसिटी वेलोसिटी दोनों के लिए मैंने लिख दिया वेलोसिटी एक्सप्रेशन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं कई, ये कोई मास है, ये क्या है, इसके अंदर वर्टिकली आएगा, इसको अपन ने इसके अंदर फिक्स कर रखा है क्लैंप के अंदर, इस तरह। ये पास है, थोड़ा सा और पास दिखा देता हूं, और एक आपका जो ब्लॉक है वो ही है, ये रखा, और ये ग्राउंड सरफेस है। इसकी वेलोसिटी V1 है, और ये आपका जैसे आ रहा है तो ये देख सक रहा है, ये अल्फा एंगल है, ये आपका M1 मास है, ये M2 मास है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस। देखो इस कॉन्टैक्ट सरफेस को थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, ये अब यहां पर V1 है। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, अल्फा, और ये V1 है, और इधर हॉरिजॉन्टल
V2। पहले ये दिखा दो सारे डायग्राम, आप ये कॉन्टैक्ट सरफेस दिखा दो और V1 V2 एक्चुअल दिखा दो आपको बस। ये एक्चुअल V2 है और ये V1 है। अब अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट सरफेस, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। अब ये कितना एंगल होगा देखो, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये 90 बनेगा यूँ, और ये फिर वापस ये 90 पर है तो ये अल्फा हो जाएगा ये। और ये आपका जब अल्फा होगा तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ये। अब अपन को प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन था कॉन्टैक्ट प्लेन, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना इधर, तो ये आएगा V1 cos अल्फा इक्वल टू V2 cos 90 माइनस अल्फा। ये रिलेशन हो गया प्लेन के, कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वल करने हैं। तो V1 cos अल्फा इक्वल टू V2 sin अल्फा, तो V1 इज इक्वल टू V2 tan अल्फा। ये आपका रिलेशन हो गया, V1 और V2 में ये आपका रिलेशन होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो ये इंक्लाइन सरफेस है, ये रेस्ट में, और इस पे एक आपका ब्लॉक रखा हुआ। इस तरह, मतलब ये इंक्लाइन सरफेस फिक्स है और इस पे एक ब्लॉक इस तरह रखा हुआ और एक ब्लॉक ही रखा हुआ, और ये एंगल अल्फा है। तो आपका कॉन्टैक्ट सरफेस धारा ना, ये पर हॉरिजॉन्टल है ये। अब देखो इसके अंदर ये जो ब्लॉक है ये V1 से मूव इधर करेगा नीचे, और ये किधर मूव करेगा, इधर। अच्छा ये फिक्स है, ये कुछ नहीं होगा। तो आपको ये देखना है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है आपका, इनके बीच में डिस्टेंस। तो ये आपको देखना है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस के हिसाब से वेलोसिटी सेट करनी पड़ेगी सब। तो अपन थोड़ा क्या करते हैं, इस कॉन्टैक्ट सरफेस को हम बना लेते हैं, और ये दिखा दो आप इसको V2। अब इसको पैरेलल को अगर यहां शिफ्ट कर दें इधर, तो आप इसको ऐसे ही सिखा सकते हो V1। अगर मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया इसके पैरेलल, तो ये एंगल देखो अल्फा है, तो ये भी आपका अल्फा होगा। क्या क्या होगा, ये अल्फा कौन सा होगा देखो इसके अंदर, ये आपका, इसको देखो ये कितना एंगल होगा, ये अल्फा, फिर जेड की शेप बन गई ये भाई, ये जाके ये तो क्या है, V1 जो है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है भाई, जेड की शेप हो गई ना, ये इस तरह, ये अल्फा, तो ये है, ये आपका भी ये अल्फा, तो ये आपका अल्फा होगा। तो V1 आपका हॉरिजॉन्टल से अल्फा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से, तो इसका मतलब ये आपका अल्फा हो गया। आया सर, मतलब ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, आपको कॉन्टैक्ट सरफेस ढूंढनी है सबसे पहले। वो कॉन्टैक्ट सरफेस वेलोसिटी दिखा दो सारी, V2 नीचे है और V1 आपका इधर है। इसको शिफ्ट कर सकते हैं, अपन ने बता रखा, वेक्टर को आपको शिफ्ट करके यहाँ दिखा दिया। और ये एंगल देख लो,
अब इस केस में ये वाला कंपोनेंट किधर आएगा, v1 cos अल्फा v1 sin अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अच्छा ये तो वेलोसिटी है v2, ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही है। अब v2 का भी प्लेन के परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा, तो v1 cos अल्फा ये हो जाएगा v1 cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू v2। तो v1 sin अल्फा अल्फा इज इक्वल टू v2, ये आंसर हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये ब्लॉक अगर नीचे मूव कर रहा है इधर वाला, इसका नाम दे देते हैं m1 और ये दे देते हैं m2 बस। और ये आपका कोई इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस। ये v1, तो v1 v2 में रिलेशन होगा क्या आपका, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, देखो एक और इंक्लाइन कर लेते हैं। ये भी इंक्लाइन सरफेस है, ये इंक्लाइन सरफेस। ये m1 है, ये m2, सेम सवाल है। ये आपको सपोज v1 से नीचे आ रहा है, तो ये v2 से नीचे जा रहा है। तो v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा, तो पहले तो आप इंक्लाइन सरफेस का देखो, v2 का वही सेम सवाल था, बस थोड़ा सा इसको इस बार वेज को इस तरह दिख दिया है m1 m2। तो ये आपका v1 हो गया, और अभी ये निकाला था अपन ने, इसको अगर अपन हॉरिजॉन्टल बना ले हो तो ये अल्फा अल्फा सेम हो जाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल से ये v2 ये अल्फा। इस कॉन्टैक्ट सरफेस यहां पर है, कॉन्टैक्ट सरफेस। अच्छा देखो ये नहीं है स्लिप हो रहा, ये तो क्या है रेस्ट में, ये रेस्ट में। तो क्या होगा v1 cos अल्फा, तो ये आ जाएगा v2 cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू v1, तो हो जाएगा v2 sin अल्फा इक्वल टू v1। अब एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूं इसके अंदर आपको, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये v1 से नीचे आ रहा है, ये v2 से नीचे जा रहा है। ये थीटा है, और ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये m1 ये m2। तो कॉन्टैक्ट सरफेस को बाहर बना लो पहले, ये और v1 और v2 को, ये आपका हॉरिजॉन्टल से, ये आपका v1 और ये आपका v2। अच्छा अब देखो इसके अंदर ये थीटा
0 थीटा। अच्छा ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये है ना इंक्लाइन प्लेन, ये कॉन्टैक्ट सरफेस, ये जाना ना, तो ये आपका थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब वही जो आपके कॉन्टैक्ट सरफेस है, उस कॉन्टैक्ट सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम करने हैं। तो v1 cos ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा। v1 क्योंकि इसका अलॉन्ग द कंपोनेंट v1 cos थीटा 1, और इसका क्या होता है v2 cos, एंगल जिससे बनता है वो cos कंपोनेंट होता है, तो ये हो जाएगा v1 cos ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू v2 sin थीटा, थीटा नहीं थीटा सॉरी, तो v1 इज इक्वल टू v2 tan थीटा, v1 इज इक्वल टू v2 tan थीटा। तो बच्चों ये आपका टॉपिक छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बस कितना सा देखना आपको, जो मैंने ऊपर लिख ही दिया है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आइसोलेशन अलोंग परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट प्लेन, बस ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट प्लेन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल। पहले कंडीशन ध्यान रखना कि ये बॉडी दोनों कॉन्टैक्ट में रहे हमेशा, और साथ साथ ऑब्जेक्ट दोनों रिजिड होने चाहिए। तो बच्चों ये आपका टॉपिक खत्म होता है, फिर अपन नए आप एनएलएम का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, आगे जाके स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वेज कंस्टेंट खत्म कर दिया, जब अपन और क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे तो उनको यूज़ करेंगे। तो थैंक यू।